भू संचलन। आशा गुड आफ्टरनून। भू संचलन इसका अर्थ होता है, जैसे यदि हम लोग किताबों की बात करें, भू हलचल भी लिख देते हैं, जो कि ये गलत है, क्योंकि हलचल का मतलब होता है भूकंप, कंपन। तो हमें कंपन नहीं लाना, हमें भू संचलन करना है। संचलन एक तरह से होता है फोर्स। साइंस वाले जानते हैं किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो एनर्जी का जो स्थानांतरण होता है, प्रवाह होता है, उसे संचलन कहा जाता है, उसे मूवमेंट कहा जाता है। जैसे हमारी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी, तो क्या बोलते थे? उसको मूवमेंट बोलते थे। अब इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है? तो ये मूवमेंट क्या है? फोर्स ही है ना। एक होता है बलात् फोर्स, एक स्वैच्छिक फोर्स, दूसरे के द्वारा डाला गया फोर्स, और एक होता है स्वैच्छिक, जो ऑटोमेट अपना इच्छा के अनुसार होता है। तो पृथ्वी पर कोई बलात् तो इस प्रकार का फोर्स है ही नहीं है। तो अब ये बल है, संचलन है, यानी ये मूवमेंट है, अर्थात ये गति है। और गति है इसलिए मैं यहां लिखता हूं क्रेस्ट गत्यात्मक है। क्रेस्ट गत्यात्मक है। भाई संचलन का मतलब फोर्स, फोर्स का बल, बल का मतलब गति। हम एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं कर रहे हैं क्या? तो पृथ्वी क्रेस्ट गत्यात्मक है, और क्रेस्ट गत्यात्मक है तो ध्यान देना, इंग्लिश में डायनेमिक बोलेंगे। तो भैया कोई भी व्यक्ति गत्यात्मक होता है, चलायमान होता है, वो संवेदनशील भी है। हमने देखा पेड़ में किसी प्रकार की संवेदनशील नहीं है, इसलिए पेड़ जड़ है आज भी। और जो स्टूडेंट और जो टीचर, जो विद्यार्थी अपना कंटेंट चेंज करे तो वो भी जड़ है। तो पहला वर्ड हमने सुन लिया, क्रेस्ट गत्यात्मक है, आप लोगों ने खूब सुन रखा है। और क्रेस्ट संवेदनशील भी है। और क्रेस्ट संवेदनशील है तो क्रेस्ट पर हमारे जो भी फोर्स काम करेंगे वो सस्टेन काम करेंगे। सस्टेन, सस्टेन को अनुवाह कहते हैं। और एक होता है पवन, अनुवात। जब पवन किसी चीज से टकराएगी तो वो अनुवात करेगी, और वायु किसी बांसुरी में जाएगी वो अनुवाद करेगी, अनुनाद करेगी वो। तो ये वाला जो है सस्टेन डेवलप करती है, और सस्टेन डेवलप करती है, लेकिन मानव उसमें क्या करता है? विनाश करता है। तो मानव को यहां पर मैं जोड़ना पड़ रहा है। पहली बार मैं ह्यूमन यूज कर रहा हूं भू आकृति विज्ञान में, अन्यथा मैं नाम भी नहीं लेता उसका। पूरी भू आकृति विज्ञान में हो सकता है एनसीईआरटी में 3 या 4 जगह ह्यूमन वर्ड यूज किया होगा उसने। तो मानव क्या करता है? उस सस्टेन में परिवर्तन करता है। वो क्या करता है? विनाश करता है। अब विनाश करता है इसलिए उस सस्टेन को बनाए रखने के लिए हमें संरक्षण की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता, हमें संरक्षण की आवश्यकता है। तो प्रकृति हमारी, अभी बिंदु पर आऊंगा मैं। तो प्रकृति हमारी क्या है? क्रेस्ट हमारा गत्यात्मक है, संवेदनशील है, और ये सस्टेन डेवलप करता है। क्रेस्ट पर कैसा होता है? सस्टेन डेवलप होता है, और लेकिन मानव उसे क्या करता है? विनाश करता है। इसलिए प्रकृतिवादी, संरक्षणवादी, संस्कृति प्रेमी क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। बोले भैया संरक्षण करो, कहते हैं ना, संरक्षण करो। अब यहीं से मैं बिंदु को अब लेके जाऊंगा। इसी भू संचलन के कारण, इसी गत्यात्मक कारण, और गत्यात्मक 2 प्रकार से होगा क्रेस्ट हमारा। एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जिसको कहेंगे लार्ज एरिया, और एक होगा स्मॉल एरिया। तो बड़ा जो क्षेत्र है वो तो हो गया हमारा महाद्वीप और महासागर, और
छोटा जो क्षेत्र है वो हो गया हमारा प्लेट। तो प्लेटों में भी संचलन होता है और महाद्वीपों में भी संचलन होता है। तो दो प्रकार का मूवमेंट हो गया, प्लेटों मूवमेंट और महाद्वीपों मूवमेंट। तो इस गति के कारण क्रस्ट पर नवीन निर्माण होता है। क्रस्ट पर नवीन निर्माण होता है, ये लीजिए। और नवीन निर्माण होता है, और नवीन निर्माण किस लिए हुआ है? फोर्स के कारण। किसके कारण? गति के कारण, संचलन के कारण। और गति कौन सी किस में हो रही है? ये लार्ज स्केल पर भी हो रही है और स्मॉल स्केल पर भी हो रही है। लार्ज स्केल महाद्वीप, स्मॉल स्केल प्लेट। प्लेट टेक्टोनिस, प्लेट संचलन, महाद्वीपीय संचलन, पढ़ते ना हम लोग सिद्धांत। तो वो संचलन यहां हो रहा है। और ये नवीन निर्माण करने के लिए इसमें दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, जिसमें पहला है प्लेट टेक्टोनिस सही संचलन, तो ये वाला है आंतरिक बल। आंतरिक बल, आंतरिक फोर्स। और दूसरा कौन सा हो गया? बाह्य बल। ये लीजिए, बाह्य बल, आंतरिक बल, बाह्य बल। इसको कह दिया हमने एक्सोजेनेटिक्स, और इसको क्या कह दिया? एंडोजेनेटिक्स। तो पहला सवाल जहां तक मुझे उम्मीद है एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक से सवाल पूछा जाएगा। और ये दोनों वर्ड हमारे नहीं है, ये दोनों वर्ड हैं ग्रीक भाषा के। तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे ये वर्ड कहां से लाए, बोला ग्रीक भाषा से लाए। और ध्यान रखना है, आपको नहीं आए, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, कहीं भी हो ग्रीक 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 कर आना। कुछ वर्ड हैं जो जर्मन और लैटिन भाषा के, वो बता दूंगा, ये लैटिन ये वर्ड है, बाकी सब नहीं लिखवा रहे हैं तो इसका मतलब ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये ध्यान रखना, सामान्य चीज है। अब देखिए, क्रस्ट पर नवीन निर्माण होता है आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा, और इन दोनों बलों से ये जो नवीन निर्माण हुआ है, इस नवीन निर्माण को मैं कहता हूं भू आकृतिक निर्माण, भू आकृतिक स्वरूप या भू रूप। अब आप मुझे बताओ, इन भू रूप के निर्माण में कौन कौन सी शक्तियां कार्य करती हैं? आंतरिक और बाह्य शक्ति कार्य करती हैं। क्या बन गया? भू रूप। कौन सा भू रूप बना? एक भी नाम लीजिए आप, कोई भी। भू आकृतिक लैंड फॉर्म, मैं हिंदी लिखता हूं लैंड फॉर्म, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी फॉर्म। लैंड फॉर्म, कौन कौन से लैंड फॉर्म बने? एक होता रिलीफ फीचर, एक होता लैंड फॉर्म फीचर, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैं यहां एक ही साथ एक यूज कर रहा हूं दोनों के लिए। कौन कौन से लैंड फॉर्म बने? पर्वत, पठार, मैदान, बालू का स्तूप, ये लैंड फॉर्म है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, प्रवीण गुड इवनिंग, आशा गुड आफ्टरनून। अब बात देखिए, भू-आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पहला चैप्टर पढ़ा दिया, एक दिन भी चर्चा नहीं की मैंने। दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया, एक दिन भी चर्चा नहीं की। और तीसरे चैप्टर पाते ही अब मैं प्रश्न आया, भू-आकृति विज्ञान किसे कहते हैं? अब आप बताइए। क्या आना चाहिए? हाँ, ठीक है। पृथ्वी पर स्थल रूपों का अध्ययन एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। सबको यही कहेगा, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि लेवल अपना है और क्लास का लेवल तो छोड़ देता मैं, बहुत बढ़िया, मैं कहता अच्छा है, लेकिन अपने लिए नहीं है। और सोचिए, बाद में लिखूंगा इसको, उतारना बाद में। हाँ, चालू। भौतिक स्वरूपों का अध्ययन,
अर्थ के उच्चावचों की स्टडी करना ही ना। मैं इसको दोबारा हिंदी लिखूं? अब उतारना मत, अभी दिमाग को लगाना है अपन को। जियो मॉर्फिक, भू आकृतिक। अब एक बात बताओ भाई, मैंने कहा शब्द मेरा अलग है, जब मैं आ जाता हूं तो बहुत टेक्निकल हो जाता है, समझ में नहीं आएगा आधी चीज। तो प्लान सी लेके चलता रहता हूं, आदत डाल रखी है मैंने प्लान सी पर करवाने की। अब मैं सोच रहा हूं प्लान सी को बंद करेंगे धीरे धीरे। क्या एक बात बताओ, आकृति हम बना पाएंगे क्या? कोई ऐसा है जो भू आकृति बना देगा? फिर किसका अध्ययन कर रहे हैं फिर हम लोग? पर्वत का। वो तो बना हुआ ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी बना हुआ। आपने क्या किया उसमें? ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते नहीं। देखिए, भूआकृतिक विज्ञान में भूआकृतिक स्वरूप का ऐतिहासिक अध्ययन का पुनर्अध्ययन करना भूआकृतिक विज्ञान है। यानी इनका इतिहास में कैसे कैसे निर्माण हुआ, उनके पुनः अध्ययन करना है। हिमालय बन गया, कैसे बना, पुनः अध्ययन करना। ये क्योंकि जब बना था जब हम नहीं थे और कोई मानव भी नहीं था, होगा तो उसने थोड़ा सा पल देखा होगा, तो वो जो बन गए उसका हमें क्या करना है? अध्ययन। तो भूआकृति विज्ञान अब क्या हो गया? भूआकृति विज्ञान में क्या आजकल पास वाला मेरे को भी नहीं दिखाई देता, चश्मे मुझे भी लगाने पड़ेंगे। भूआकृति विज्ञान में लैंडफॉर्म, भूआकृतिक के इतिहास का उन्हें अध्ययन करना। और भैया ये परिभाषा आ जाती तो गच्चा खा जाते। हम क्या करते? लैंडफॉर्म की स्टडी, रिलीफ फीचर्स की स्टडी करना ही भूआकृति विज्ञान है। और नीचे लिखा हुआ होता कि उनका इतिहास का पुनः अध्ययन करना, इसको टिक करके। तो अब हमारे पास जो बने उन सब जितने भी आकृतियां बनी, उनका हमें क्या करना है? ऐतिहासिक पुनः अध्ययन करना है, उनकी पुनः समीक्षा करनी है। इसलिए इतिहास में कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो सकती, क्योंकि डेट थोड़ी पता है हमें, हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं ना। वही चीज हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। भू संचलन के द्वारा भूपटल पर नवीन निर्माण और विकास किया जाता है। न्यू कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट किया जाता है, नवीन निर्माण और विकास किया जाता है। हिमालय बना दिया, लेकिन अब हिमालय का भी विकास चल रहा है। इस निर्माण में दो भूआकृतिक प्रक्रम, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भूआकृतिक प्रक्रम, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भूआकृतिक प्रक्रम कार्य करते हैं आंतरिक बल और बाह्य बल, आंतरिक बल और बाह्य बल।
वो आकृति प्रक्रम और आंतरिक बल और बाह्य बल। अब यहां सवाल पूछ सकते हैं, वो आकृतिक प्रक्रम में कौन कौन से बल कार्य करते हैं? आंतरिक बल और बाह्य बल। चीजें क्लियर? एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। अब आगे चेंज लिखें। इन भू संचलनों के द्वारा क्रस्ट पर निर्माण कार्य होते हैं। इन निर्माण कार्यों में समय और तीव्रता में, टाइम और इंटेंसिटी में, समय और तीव्रता में परिवर्तन होता है। समय और तीव्रता में अंतर पाया जाता है। ऐसे लिखें, समय और तीव्रता में अंतर पाया जाता है। परिवर्तन हटा दो। समय और तीव्रता में अंतर पाया जाता है और यह कार्य, अब लाइन थोड़ी सी और कठिन होगी, यह कार्य सतत रूप से क्रियाशील होता है। सतत रूप से क्रियाशील होता है। सतत रूप से क्रियाशील होता है, जिसके कारण भूस्वरूपों में इंग्लिश में क्या हो गया इसको? लैंडफॉर्म। भूस्वरूपों में क्रमबद्धता पाई जाती है, जिसे अनुक्रमिक विकास कहा जाता है। जिसे अनुक्रमिक विकास कहा जाता है। सक्सेसिव डेवलपमेंट। यानी अब हमें क्या पता लगा? जो भी आकृतियां बन रही हैं उन सब में एक क्रम होती है और क्रम के कारण वो सक्सेसिव होता है। मैं इकोलॉजी से आपको लेके जोड़ूंगा, अभी जोड़ेंगे ना इकोलॉजी से। इकोलॉजी में क्या होता है? देखिए, पहले हमारा हो गया उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर उसका भी सर्वाहारी हो गया ना। और ये इन दोनों को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब सब खत्म हो गए। अब खत्म होने के बाद दोबारा क्या निर्माण होगा? प्राइमरी प्रोडक्शन। और जैसे ही प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ तो पहला प्राइमरी कंपोजिशन हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, और फिर वापस मर जाएगा। तो ये क्या कहलाए? क्रम, सक्सेसिव क्रम कहलाया। तो मान लो आज हिमालय है, कल जरूरी नहीं हिमालय हो सकता है हिमालय दोबारा बन जाए। तो हिमालय का उत्थान हुआ है तो हिमालय का पतन भी तो होगा। इसे बोलते हैं सक्सेसिव। दूसरी बात देखें, पहले नदी बनेगी, नदी का जन्म होगा, तो नदी का जन्म होगा, पहले प्रपात बनेंगे, बॉल्डर बनेंगे,
यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी बनेगी, फिर नदी सर्पिलाकार होगी, फिर नदी क्या होगी, घाटी चौड़ी होती जाएगी, और अंत में नदी कहां गिर जाएगी, समुद्र में गिर जाएगी। मिलती नहीं है, हम लोग मिलती बोलते हैं, समुद्र में हमेशा गिरती है, कभी मिलती नहीं है। मिलेगा जहां जो दो बराबर के हों, गिरेगा वहां जो बड़े के सामने झुकेगा। समुद्र बड़ा है, नदी छोटी है। अब देखिए चीजें फर्क होता है, हम लोग फ्लो में चलते जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो अलग चीज है। और मिलेगी ना तो फिर ये डेल्टा वेल्टा नहीं बनेगा, ध्यान देना। जहां पर भी नदी मिलेगी वहां डेल्टा नहीं बनेगा। जब मुख्य नदी के साथ सहायक नदी मिलती है तो क्या डेल्टा बनाया, नहीं बनाया। डेल्टा बनाने के लिए पहली शर्त है वो गिरना चाहिए, और वो भी कहां गिरे, अपने से बड़े में।